वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है और आज के सेशन में हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, क्योंकि आज का ये सेशन है ना वो आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिहाज से देखें या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम के लिहाज से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, फ्रीक्वेंटली आपने देखा होगा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब आपके दिमाग में और क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी तो उसको दूर करते हैं। आइए देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा रीजनिंग एनालॉगी। एनालॉगी की अगर हम लोग बात करें ना तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी हम लोग रेलवे की बात कर लेते हैं या स्टेट लेवल किसी एग्जाम की बात करते हैं तो उन सब जगह पे हमें एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब अगर मिलते हैं तो इसको करना होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एनालॉगी में पढ़ेंगे क्या, क्यों क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ सकते हैं। एनालॉगी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एक्चुअली कुछ एरिया से होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया। अगर आप पैटर्न उठा के देखें, पिछले साल के पेपर्स को देखें तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है उनका, और उसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम आपके सामने लेके आए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये जाने कि किस एरिया से क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये पता है तो वो एरिया को पढ़ना वो ज्यादा इजी हो जाता है, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं रीजनिंग एनालॉगी में। और आज बेसिकली हम लोग वर्ड एनालॉगी की बात कर रहे हैं। पहले हम लोग वर्ड एनालॉगी देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे एनालॉगी के दूसरे टॉपिक टाइप के क्वेश्चंस में। तो वर्ड एनालॉगी में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एरिया को जान लें कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आते हैं, और इस तरीके से आपको बाइफरकेट करके शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। किन किन जगह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते होंगे कॉज एंड इफेक्ट लिखा हुआ ना, सबसे पहला वाला कारण और प्रभाव इससे संबंधित। दूसरा सबसेट टू अ सेट, सबसेट दिया हुआ उसका सेट। अब आपके जहन में चल रहा होगा कि नहीं ये है क्या, एक्चुअली किसके बारे में बात की जा रही है। कॉज एंड इफेक्ट, जैसे ये कॉज एंड इफेक्ट वो है ना जिसमें लिखा गया कि भाई हमको जो है वो कोई पर्टिकुलर डिजीज है, इसकी डिफिशियंसी से, तो एक डिफिशियंसी हो गया कारण, और ये डिजीज हो गया उसका प्रभाव। तो कारण और प्रभाव। तो दूसरा डिजीज आपको देगा, बोलेगा वो किसकी डिफिशियंसी से संबंधित है। इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो दैट इज रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट। अब आगे आता है सबसेट टू अ सेट। सबसेट टू अ सेट, जैसे एक पेज, पर्टिकुलर पेज होता है, उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं, उसको बुक कहते हैं। तो सेट क्या हुआ, सबसेट, और सेट क्या हुआ, बुक एंड पेज। तो इस तरीके से जो हमारा एग्जाम में आता है वो सबसेट और सेट से रिलेटेड आता है। मात्रा और इकाई, किसी पर्टिकुलर चीज की आपको यूनिट, जैसे वेट नापने की यूनिट क्या है तो आपके जहन में तुरंत आएगा भाई किलोग्राम, है ना। किलोग्राम जो उसकी यूनिट है, मेजर यूनिट जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वांटिटी एंड यूनिट जो तीसरा है। फिर इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो है जैसे स्टेथोस्कोप। अब आपके दिमाग में आ रहा हो ये है क्या, है ना। तो वो किससे संबंधित होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब जिसको हम लोग आपने देखा होगा कान में लगा देते हैं, बीपी की मशीन जो है वो उसको क्या कहते हैं। तो उस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करने के लिए होता है, तो वहां से उपकरण और मापन क्वेश्चन बनते एग्जाम में। ये 4th वाला है। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ और देखेंगे। एक्चुअली बहुत सारे हमने जो है वो कैटेगरीज डिवाइड कर रखी हैं। उन कैटेगरीज में से पहले 4 हमने देखे। अगला 5वां नंबर आप देख सकते हैं कि वर्कर्स एंड टूल्स। कौन सा वर्कर, श्रमिक जो है वो उसका उपकरण क्या है। जैसे मैं एक वर्कर, एज अ वर्कर अगर बात करूं तो मैं एक टीचर हूं और मेरा टूल क्या है, ये है। तो इस तरीके से वर्कर और टूल से संबंधित जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो जैसे ये मेरा टूल है तो आपसे पूछेगा टीचर का टूल है पेन, तो आप बताइए कि जो है लोहार का टूल क्या होगा। तो हाउस टीचर इज रिलेटेड टू पेन, देन ब्लैक स्मिथ इज रिलेटेड टू व्हाट, तो लोहार किससे संबंधित है। तो लोहार का औजार क्या होगा, आप बोल सकते हैं हथौड़ा होगा, है ना, उस कंडीशन में, क्योंकि ये हमारा जो है वो पेन हथियार है और उसका हथियार क्या होगा, हथौड़ा माना जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे और ये एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। अगला देखें 6 नंबर जो है वो कैटेगरी है वर्ड्स एंड सिनोनिम्स, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स, हालांकि आपके सामान्य रूप से एग्जाम में सिंपल वर्ड्स और सिंपल उसके सिनोनिम्स, सिंपल वर्ड सिंपल एंटोनिम्स आते, पर कभी कभी ऐसा होता है कि देखने को मिलता है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है। कैसा ऐसा वर्ड आया, उसका मीनिंग नहीं मालूम है, अभी मीनिंग नहीं मालूम है तो उसका एंटोनिम कैसे पता होगा। तो इस तरीके से जो, और अगर एंटोनिम पता, मीनिंग भी मालूम है तो उसके एंटोनिम की मीनिंग मालूम होनी चाहिए। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है सिनोनिम और एंटोनिम वाला। 6 नंबर एंड 7 नंबर आपके सामने। 8 नंबर की बात करें वर्कर इन वर्किंग प्लेस। अब कौन सा वर्कर जो है वो कहां काम करता है, लेकिन टीचर वर्क्स इन
स्कूल और कॉलेज, इस तरीके से होता है। तो कौन सा वर्कर कहां काम करता है, उससे रिलेटेड एनालॉगी में क्वेश्चन बनते हैं। एनालॉगी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों के जहन में आ रहा है वो कैसे कैसे पूछता है। तो दो तरीका है, एक तो ऐसे लिखता है A:B, ऐसे देखा है ना मैथ्स में, तो C:what, ऐसा देखा ना, दिस इज बेसिकली एनालॉगी। अब यहां पे वो वर्ड लिख लेगा, बोलेगा टीचर, यहां पे लिख देगा पेन, यहां पे लिखेगा ब्लैक स्मिथ, लोहार, तो नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन आपको दे देगा, पूछ लेगा। एक तरीका ये होता है कि वो लिखता है वर्ड फॉर्म में, ऐसे सेंटेंसेस में लिखता है कि जो है वो टीचर संबंधित है पेन से, तो बताइए उसी प्रकार लोहार किससे संबंधित होगा। ये दूसरा टाइप है उसी को पूछने का। तो एनालॉगी में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं। तो ये यहां पे हम लोग आ गए थे वर्ड्स एंड एंटोनिम्स। वर्कर इन वर्किंग प्लेस, कौन सा वर्कर कहां पे काम करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। इतनी बात समझ में आई ना, आगे बढ़ लेते हैं। देखो 9 नंबर पे लिख रहा हुआ है स्टडी एंड टर्मिनोलॉजी। जैसे आपको बोला जाए कि जियोलॉजी है ना, ऐसा बोला जाए, जियोलॉजी छोड़ दीजिए अभी, आपको बोला जाए कि जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो जो इसकी स्टडी है ना वो किस, उसका मतलब जैसे फिजिक्स में हम लोग जिन चीज की स्टडी करते हैं उसके बारे में, या फिर आपको बोला जाएगा कि पेड़ पौधों के बारे में स्टडी, तो वहां से रिलेटेड एक टर्म आपको दे देगा, है ना। जानवरों के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, वो एक टर्म हो गया। तो इसी तरीके से होता है स्टडी एंड टर्मिनोलॉजी। ये आपका 9 नंबर पे हमने रखा है, इसको बाइफरकेट किया है। 10 नंबर की बात करें तो प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्ट की क्या चीज किससे बनी है, कौन से रॉ मटेरियल से, जैसे पेपर किससे बना है, वो वुड से बनता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर प्रोडक्ट एंड मेकर, कौन सी चीज कौन बनाता है, जैसे अगर हम बात करें गहनों की, तो गहना कौन बनाता है, सुनार बनाता है। अभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि गहना जो है वो गीतांजलि और जाने क्या कौन सी कंपनी, नहीं बोलेंगे। वहां पे एक्चुअली वर्कर कौन है ना, मेकर मतलब ये जो बनाता है, जो बेसिकली उस पर काम करता है। तो यहां पे प्रोडक्ट एंड मेकर है ना, ये इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते। फिर हम देखें 10 नंबर हमने देख ही लिया है। 12 नंबर की बात करें एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप, क्या चीज किससे संबंधित है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज को आप देखो। ये कैटेगरीज जो है ना, ये आपको मदद करेंगे जब आप एनालॉगी क्वेश्चन को सॉल्व करें। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि नॉट ओनली एनालॉगी, जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे होगे, इसी तरीके से क्लासिफिकेशन भी क्वेश्चन आते हैं, वो वहां पे भी इसका यूज होता है, मतलब ऑड वन आउट में भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेक्शंस जो है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और इस पे आपको टारगेट भी करना होगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये 13 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, मेल एंड फीमेल। अभी कोई जानवर है, उसके मेल को क्या कहते हैं, उसके फीमेल को क्या कहते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। एनिमल एंड यंगर वन, अब आप सोचना मत, देखो ये बस सोचना मत, मतलब ये कि ये मत सोचना कि अभी कहां स्टार्ट हो, अभी क्वेश्चन आएगा ना 1 by 1 जो हम दिखा रहे हैं आपको, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है ना। फिर देखो एनिमल एंड यंगर वन, किसी जानवर के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। फिर देखें दो, तो 14 तो हो गया। 15 पे हम देखें इंडिविजुअल एंड ग्रुप, कोई चीज इंडिविजुअल कैसे होती है और वो ग्रुप में, समूह में, उसको क्या कहते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और जैसे अगर हम बात करें चींटियों के झुंड को क्या कहते हैं, कौओं के झुंड को क्या कहते हैं, तो एक कौआ सिंगल हुआ, उसके झुंड को, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में बनता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं वो सारी चीजें क्या क्या है हमारे पास। अब सबसे पहले चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है। अभी सोचो मत, इसको सॉल्व करो। चलो आधे सॉल्यूशन पे। क्वाशियोरकर इज रिलेटेड, क्वाशियोरकर क्या है, बचपन में पढ़ा होगा, मतलब बचपन बोले तो कि जब आपने स्टडी स्टार्ट करी होगी तो वहां पे कहीं ना कहीं आपने पढ़ा जरूर होगा। क्वाशियोरकर इज अ डिजीज, और वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो यहां पे लिखा हुआ कॉज एंड इफेक्ट। कारण क्या है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, और इसका प्रभाव क्या है, क्वाशियोरकर। तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वाशियोरकर होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस किस चीज की डिफिशियंसी से होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली बोन्स में जो है वो कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की बेसिकली कमी, इन दोनों की कमी की वजह से होता है, जिसमें बोन डेंसिटी कम हो जाती है, वो जो मेडिकल टर्म में जो भी होता हो। तो यहां पे अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस बोलेगा तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन डी। विटामिन डी विल बी द करेक्ट वन। तो उसके लिए हम ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन विटामिन डी, करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब देखो यहां पे इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड। कुछ और टाइप के देखते हैं, मतलब जितने टाइप देखे हमने ना, जितना बाइफरकेट किया, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा सबसेट टू अ सेट। सबसेट सेट लाइक अब देखो यहां पे फ्लीट इज रिलेटेड टू अ शिप, फैकल्टी इज रिलेटेड टू व्हाट,
सिंगल जो है वो शिप होता है, समुद्री जहाज। और उसके समूह को पता है क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। अभी हम लोग जनरल टर्म में देखते हैं फ्लीट, बहुत सारी गाड़ियों के, मंत्री जी का फ्लीट गया, तो फ्लीट गया, मंत्री जी का फ्लीट मतलब बहुत सारी गाड़ियां गई, है ना, बहुत सारे कार्स गए, मूव किए। तो अभी फ्लीट हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिकली ये टर्म किसके लिए होता है? शिप्स के लिए होता है, समुद्री जहाज के लिए होता है। तो एक समुद्री जहाज नहीं, समुद्री जहाज के ग्रुप को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्लीट। तो अब फैकल्टी किसका ग्रुप है? सोचो, फ्लीट किसका ग्रुप है? यहां पे फ्लीट किसका ग्रुप है? शिप का ग्रुप है। तो फैकल्टी किसका ग्रुप है? फैकल्टी। अब आपको समझ में आ गया हो गया, इसका मतलब टीचर्स के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? फैकल्टी कहते हैं। तो यहां पे हमारा इसका आंसर बनेगा टीचर, बी ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट? इतना समझ में आया ना? तो ये सबसे टू और सेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में बनते हैं। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट नंबर 3 पे, तीसरे नंबर पे, तीसरे टाइप पे आते हैं, क्वांटिटी एंड यूनिट। किसी चीज की क्वांटिटी, जैसे अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उष्ण प्रवैगिकी तापमान संबंधित किससे? केल्विन से रिलेटेड है। दैट इज रिलेटेड व्हाट? केल्विन। तो बताना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किससे संबंधित है? मतलब ये समझना कि जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है उसका जो यूनिट है ना, दैट इज केल्विन। अब यहां पे अंडरस्टैंडिंग काम आएगी कि जो ये लिखा हुआ है ना, ये क्या है और ये क्या है। केल्विन इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। उसकी एक यूनिट है, उसको मापने की यूनिट है। तो क्वांटिटी एंड यूनिट है ना, तो यहां पे आ गया केल्विन। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस देखा है, रेजिस्टर देखा है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो रेजिस्टर जो होता है ना, उसकी एक रेजिस्टेंस पावर होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, और वो किस चीज में होती है? ओम में। उसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। सो द ऑप्शन इज व्हाट? सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा क्या? ओम बनेगा। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पे। देखो 3 हो गया। चौथे टाइप पे आते हैं, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या नापता है? इससे रिलेटेड भी एनालॉजी का क्वेश्चन कैसे बनता है, ये यहां पे आपके सामने। लाइक इट इज सेइंग दैट बैरोमीटर इज रिलेटेड टू एयर प्रेशर। बैरोमीटर संबंधित है वायु दाब से। मतलब एयर का जो प्रेशर है ना, कितना ज्यादा एयर है और कितना ज्यादा उसका प्रेशर है, उसको नापने के लिए कौन सा मीटर लगता है? बैरोमीटर। कई बार आपने देखा होगा, जो वो पाइप, जब भी आप हवा भराने जाते होगे, हवा भराने जाते हैं ना, तो वहां पे देखा होगा कि जब आप हवा डलाते हैं अपनी गाड़ी में, बाइक में, कार में, जहां पे भी, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट रखता है, उससे चेक करता है कि क्या दिखा रहा है उस पे। तो आप बोलते हैं 35 कर देना, 35 कर देना। तो वो बेसिकली जो एयर प्रेशर है ना उसके अंदर, वो नापता है। तो वो जो मीटर होता है ना, जो ऐसे ऐसे चल के बताता है, दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या बताता है? एयर प्रेशर को बताता है। तो गैल्वेनोमीटर इज रिलेटेड टू व्हाट? गैल्वेनोमीटर उसी तरीके से मीटर होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ अमीटर। अमीटर पढ़ा होगा जिन लोगों ने जो है वो साइंस पढ़ा होगा, इनफैक्ट 10th तक तो पढ़ा ही होगा, उसमें भी पढ़ा होगा आपने। तो वो किसके लिए ना होता है? वो नापता किस चीज को है? इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी, धारा, मतलब बिजली की धारा को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया होता है, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पे। अभी तक समझ में आ रहा है ना? आप देखो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला 5 नंबर आपके सामने, वर्कर एंड टूल। ये एक सेगमेंट है, ये एक कैटेगरी है जिसमें श्रमिक और उसके उपकरण क्या होते हैं। जैसे कारपेंटर इज रिलेटेड टू व्हाट? सो अभी मैंने पहले बताया था ना स्टार्टिंग में, तो कारपेंटर क्या करता है? वो उसके पास एक आरी होती है, आरी पता है ना। तो कारपेंटर इज रिलेटेड टू व्हाट? सो आरी। तो सर्जन इज रिलेटेड टू व्हाट? अभी देखो सर्जन बहुत, आपने मुन्ना भाई MBBS देखा ना, तो उसमें वो उसको पकड़ाते हैं, ऐसे उसका हाथ कांपता है, जो है एक्टर का, तो मुन्ना भाई का बेसिकली। तो वो जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वही सर्जन इस्तेमाल करता है। और स्कैल्पेल कहते हैं उसको, बेसिक मतलब उनकी लैंग्वेज में। और ये छुरी है, वो छुरी मत समझ लेना, 56 छुरी वाला छुरी नहीं है, दैट इज स्कैल्पेल, है ना, वो छुरी है। तो यहां बड़ा ही संबंधित है आरी से। तो उसी प्रकार शल्य चिकित्सक संबंधित होगा किससे? मतलब शल्य चिकित्सक का मतलब होता है सर्जन, जो ऑपरेट करता है, ऑपरेशन करता है, सिलाई करता है, वो, ठीक है ना। तो ये हो गया स्कैल्पेल, छुरी। बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगले सेगमेंट पे चलते हैं। देखो अगला वाला कौन सा है? वर्ड्स एंड सिनोनिम्स। शब्द और उनके सिनोनिम्स भी याद करने पड़ेंगे। और बेसिकली अभी तक जितना पढ़ा होगा ना, वहीं से रिलेटेड आएगा, आपको कोई बहुत अनोखा वर्ड नहीं मिल जाएगा। लाइक यहां पे देखो बहुत सिंपल सा है, सेफ इज रिलेटेड टू व्हाट? सिक्योर। सेफ और सिक्योर क्या है? सिनोनिम्स है।
सेव करना, सिक्योर करना, है ना, सिनोनिम्स है। तो प्रोटेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? तो प्रोटेक्ट इज रिलेटेड टू, अब यहां में ऑप्शंस बड़े क्लोज होते हैं, देखो यहां पे प्रोटेक्ट इज रिलेटेड टू, तो आप सोचेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए लॉक लगा दो, नहीं नहीं, लॉक नहीं लगाना। अब देखो यहां सिक्योर तो आएगा नहीं। अब यहां पे देखो कंजर्व क्लोज है किसके? गार्ड के। अब यहां पे लेकिन चूंकि बात की गई है प्रोटेक्शन की, तो उसको कहते हैं गार्ड करना, है ना। प्रोटेक्ट करना इज सिनोनिम ऑफ व्हाट? गार्ड, या फिर गार्ड इज सिनोनिम ऑफ प्रोटेक्ट। तो यहां पे जो सबसे सही ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा, दैट विल बी गार्ड। करेक्ट? बात इतनी समझ में आई ना। अब अगले वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट पे। हमें लगता है आप लोग अगला वाला भी समझ जाओगे इजीली। ये देखो एंटोनिम्स रिलेटेड है, वर्ड और उसका एंटोनिम दिया हुआ है। लाइक आप यहां पे देख सकते हैं, गुड इज रिलेटेड टू व्हाट? बैड। अच्छा किससे संबंधित है? बुरे से। तो बताओ छत किससे संबंधित होगा? अच्छे का विलोम क्या है? बुरा। गुड इज ऑपोजिट, गुड एंड बैड, दीज टू आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत है। तो आपको बताना क्या है? रूफ इज रिलेटेड टू व्हाट? तो छत का विपरीत क्या होगा? उसी प्रकार अगर देखें, अगर पहले में ये दोनों विपरीतार्थक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, अच्छी हिंदी बोली ना, विपरीतार्थक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि रूप का विपरीत विलोम शब्द क्या बनेगा? दैट विल बी व्हाट? फ्लोर। मतलब जो फर्श जिसे हम लोग फ्लोर कहते हैं, तल, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? फ्लोर विल बी द करेक्ट वन। रूफ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्लोर हो जाएगा। बात आई समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला देखो क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्या कहते हैं? दैट इज रिलेटेड टू वर्कर इन वर्किंग प्लेस, श्रमिक और कार्य स्थल। अब देखो कोई है जो कहां काम करता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में जिस तरीके से बताया था वैसे देखो। सेलर किसको कहते हैं? शिप पे जो बंदा काम करता है ना, नाविक जिसे हम कहते हैं, बेसिकली जो उसको चलाता है। तो सेलर इज रिलेटेड टू शिप। शिप पे कौन काम करता है? नाविक काम करता है, जो चप्पू चलाता है, आपको पता होगा, है ना। तो सेलर कहां काम करता है? शिप पे काम करता है। तो अभी आपको बताना है उसी प्रकार लॉयर कहां काम करता है, उसका वर्किंग प्लेस बताना है। तो रिलेशन सेलर और शिप का क्या था? इस तरीके से था कि सेलर जो है वो कहां काम करता है? शिप पे काम करता है। तो लॉयर जो कि नाविक, वकील है, वो कहां पे काम करता होगा? इसका मतलब उसका कार्यस्थल क्या है? दैट इज न्यायालय, मींस कोर्ट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है ना? अभी नेक्स्ट वाले सेगमेंट पे चलते हैं। अगला वाला देखो आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, 9 नंबर, स्टडी एंड टर्मिनोलॉजी, मतलब अध्ययन और शब्दावली। अब जियोलॉजी इज रिलेटेड टू जोलॉजी एंड जियोलॉजी, देयर इज अ डिफरेंस, है ना, ध्यान रखना। तो जियोलॉजी इज रिलेटेड टू रॉक। जियो लिखा हुआ है, वर्ड इस्तेमाल किया गया, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, तो जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ पहाड़ पत्थर ऐसा करके, है ना। तो जियोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट? रॉक से संबंधित। मतलब जियोलॉजी किसे कहते हैं? रॉक्स की स्टडी को, मतलब चट्टानों की स्टडी इज कॉल्ड जियोलॉजी। गेटिंग माय पॉइंट? जियोलॉजी। तो साइटोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट? इसका मतलब जियोलॉजी में हम लोग रॉक्स की स्टडी करते हैं, तो साइटोलॉजी में किस चीज की स्टडी करते होंगे, ये बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, दैट इज डी ऑप्शन, सेल्स। और किन की सेल्स? एनिमल की सेल्स और प्लांट्स की सेल पे स्टडी होती है बेसिकली साइटोलॉजी में। गेटिंग? तो यहां पे डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये वाले सारे आप देखो, ये सब क्या है ना, इन सबको देखना पड़ेगा आपको। मनोविज्ञान और औषधि विज्ञान, थोड़ा इसमें हिंदी में लिखा हुआ होता है, तो इसलिए इजी हो जाता है एग्जाम में। कई बार वो क्या करता है ना, हिंदी में एज इट इज जो है प्रोनाउंसिएशन वर्ड का इस्तेमाल कर देता है, तभी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पे। अगला आपके सामने 10 नंबर हेयर, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। कोई प्रोडक्ट है, उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? उत्पाद और कच्चे माल, ठीक है ना। अब लाइक शू इज रिलेटेड टू लेदर, जूता जो है वो किससे बनता है? लेदर से बनता है। अब हमें क्वेश्चन तो ऐसे लिख के देगा नहीं कि प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल है, हमने सोचना पड़ेगा शू किससे बनता है। अब हमें पता चला शू बनता है किससे? लेदर से। तो आपको बताना है रबर किससे बनता होगा, तो रबर बनता होगा किससे? लेटेक्स जो है वो इससे बनता है। रबर बेसिकली लेटेक्स का इस्तेमाल किया जाता है रबर बनाने के लिए। तो प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल से संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से हमारे एग्जाम में बनते हैं। अब नेक्स्ट वाले टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप समझना ये वाला, अभी इसको खुद से सॉल्व करो। अब आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे, ठीक है ना। देखो कारपेंटर इज रिलेटेड टू फर्नीचर। अब देखो कारपेंटर किससे रिलेटेड है? फर्नीचर। कारपेंटर काम करता है किस पे? फर्नीचर पे।
एज ब्लैक स्मिथ इज रिलेटेड टू व्हाट? अब देखना है यहां पे प्रोडक्ट एंड मेकर, फर्नीचर बनाने वाला कौन है? कारपेंटर है। ब्लैक स्मिथ क्या बनाता है? अब मेटल बनाता नहीं है, पर यहां पे जो क्लोज ऑप्शन है ना, ये सबसे क्लोज ऑप्शन जो बनेगा वो मेटल बनेगा, मेटल पे काम करता है ना। तो कारपेंटर किस पे काम करता है? फर्नीचर पे काम करता है। तो जो आपका ब्लैक स्मिथ होता है वो किस पे काम करता है? मेटल पे काम करता है। सो क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? डी ऑप्शन। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, मेटल विल बी द करेक्ट वन। पॉइंट समझ में आया ना? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो ये तो रहा हमारा प्रोडक्ट एंड मेकर से संबंधित, ये रहा एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप। अब देखो क्या चीज किससे रिलेटेड है। जैसे मेन्यू इज रिलेटेड टू व्हाट? फूड। जैसे एक वर्ड है बेसिकली साउथ पॉ, बेसिकली वो लेफ्ट हैंडी के लिए इस्तेमाल होता था, पर उसका इस्तेमाल लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे हम लोग हिंदी में खब्बू कहते थे, पर बाद में चल के वो और चीजों के लिए। तो ऐसे रिलेशंस होते हैं इसमें, जो एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप। इसका एरिया थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। इसके यू कैन नॉट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलरली, मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, लेकिन हाँ इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। आप देखो मेन्यू इज रिलेटेड टू व्हाट? फूड। पर यहां पे बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप इजीली कर ले जाओगे। लाइक मेन्यू इज रिलेटेड टू व्हाट? फूड। मेन्यू किससे रिलेटेड है? फूड से। मेन्यू किसका होता है? फूड का मेन्यू होता है, भोजन का मेन्यू होता है। तो कैटलॉग किस चीज का होता है? आपने कैटलॉग देखा होगा, कई जगह पे कैटलॉग बोलते हैं, हम लोग यूज भी करते हैं, पर बेसिकली जो कैटलॉग वर्ड है ना, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बुक के लिए। तो जैसे मेन्यू में फूड का डिटेल होता है, वैसे कैटलॉग में बुक का डिटेल होता है, बुक के बारे में लिखा हुआ होता है। तो मतलब ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये बुक, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग, ठीक है ना। तो अब यहां पे समझ में आया एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप। दिस वाज 12th नंबर। अब आगे देखना 13 नंबर पे आपके सामने लायन एंड लाइनस, मेल एंड फीमेल। क्या लिखा हुआ है? लायन इज रिलेटेड टू लाइनस। जो शेर है वो किससे संबंधित है? शेरनी से। अब यहां पे तो हिंदी में लिखा हुआ है ना, तो समझ में आ रहा है, पर मैंने बहुत स्मार्टली यहां ऑप्शंस में रखा हुआ है, थोड़ा समझना। चूहा संबंधित होगा तो आपके दिमाग में और चूहिया से, पर यहां पे उसके लिए बेसिक टर्म जो इस्तेमाल होगा दैट इज बी, माइक। ये उसके फीमेल को, मतलब ये हुआ कि लाइन के फीमेल को हम लाइनस कहते हैं और रैट के फीमेल को माइस कहते हैं, या फिर आप माइक कह सकते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट? बी। तो यहां पे मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला से संबंधित भी एनालॉगी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं क्या आता है। और नेक्स्ट हमारे एनिमल एंड यंगर वन। कोई जानवर है ना, तो उसके छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? अब देखो, हेन मतलब मुर्गी। अभी तक हम लोग समझते हैं कि मुर्गी और चिकन बोथ आर सेम, बट नॉट। हेन जो मुर्गी होती है दैट इज एडल्ट, और उसके बच्चे को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बच्चे को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। तो शीप जो कि भेड़ होता है ना, उसके बच्चे को क्या बोलेंगे? तो भेड़ के बच्चे को बोलते हैं लैम्ब। तो यहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। भेड़ के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्ब बोलते हैं। अब आप देखना लार्वा और कब शी, ये सब के बारे में आपको आगे बताऊंगा ये है क्या। शी तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी लार्वा एंड कब अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, और बहुत डिटेलिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और मोस्टली आप याद कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो 15 नंबर पे आते हैं। मैन इज रिलेटेड टू क्राउड, दैट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप। कोई इंडिविजुअल है, उसके समूह को। हालांकि वो फ्लीट वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर आ जाएगा, फ्लीट वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा, शिप एंड फ्लीट, है ना। इसी तरीके से ये भी देखो, मैन इज रिलेटेड टू क्राउड, आदमियों के समूह को क्या बोलते हैं? व्यक्ति के समूह को क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं। तो सैनिकों के समूह को उसी प्रकार हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड आर्मी। सो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन, आर्मी। इतना समझ में आया ना। अब अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो कुछ चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे, और जो भी चीजें हम आपको दिखाएंगे वो आपको याद करना है, ठीक है ना। पॉज करना वीडियो, उसको याद करना और फिर आगे बढ़ना, ठीक है ना। या फिर कहीं नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, और तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस याद करना, अपने दिमाग में नोट डाउन करना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें हम आपको कुछ चीजें बताएंगे। हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? ह्यूमिडिटी को नापने के लिए। ऐसे हम बहुत सारे भी आपको बताएंगे। फिर देखो एनीमोमीटर,
इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? विंड वेन, हवा के जो वायु गति है उसको नापने के लिए होता है। अगला है ओडोमीटर, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? स्पीड नापने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल किया। आपकी गाड़ियों में देखा होगा ना, मोटरसाइकिल में ऐसे ऐसे, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आने लगे पर वो ओडोमीटर वही होता है, ठीक है ना। अब देखो स्केल, स्केल का इस्तेमाल सिंपल सी बात है, लेंथ को नापने के लिए होता है। फिर हम बात करें रेन गेज की, तो रेन गेज, गेज आपने पता होगा मापने वाला होता है वो जिसमें भरते हैं कोई लिक्विड। तो रेन गेज में हम एक्चुअली रेन कितना बारिश हुआ है, आपने सुना होगा न्यूज में इतना मिलीमीटर बारिश हुआ, वो नापने के लिए रेन गेज का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्फाइग्मोमैनोमीटर, और इसका इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर नापने के लिए। और जो हम लोग बीपी मशीन बोलते हैं ना, अभी हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं बीपी मशीन, अगर उनको ये बोलना पड़े तो सोचो कितना मुश्किल होएगा, है ना। स्फाइग्मोमैनोमीटर, है ना, कितना मुश्किल है ना, बहुत थोड़ा सा। तो उसको बीपी मशीन कहते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला चलते हैं अमीटर। अमीटर किसके लिए? करंट के लिए इस्तेमाल होता है, करंट नापने के लिए। कई बार हम लोग हाथ से छू के भी करंट नाप लेते हैं, हालांकि अमीटर इस्तेमाल होता है उसके लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ क्या नापने के लिए, किस चीज को मेजर करने के लिए होता है? अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए होता है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे हिलता है वो ग्राफ बनाता जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को नापने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। अब हम लोग आते क्वांटिटी एंड यूनिट में। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। तो आप एंगल का यूनिट देख लेते हैं। एंगल का जो यूनिट होगा वो क्या बनेगा? रेडियन बनेगा। अब एंगल का कुछ लोग सोच रहे होंगे डिग्री उसका यूनिट होता है, पर नहीं, एंगल का डिग्री नहीं, यहां पे उसका यूनिट जो बनेगा दैट इज व्हाट? रेडियन। नेक्स्ट में चलते हैं, एनर्जी का जो यूनिट होगा वो क्या बनेगा? एनर्जी का होता है जूल। तो इस तरीके से यहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है पावर। पावर का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? वॉट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? वॉट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक क्षमता, तो इसका जो यूनिट बनेगा वो हो जाएगा ओम, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल आपको पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो उस तरीके से पोटेंशियल याद रखेंगे। पोटेंशियल का जो बनेगा दैट इज व्हाट? बोल्ट। बोल्ट होगा उसका क्या? पोटेंशियल। तो नेट बोल्ट वाला जो बोल्ट होता है ना, वो होता है किसका? पोटेंशियल का होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं, करंट जो होता है, धारा, उसका जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? एम्पियर। एम्पियर आपको पता होना चाहिए, करंट का क्या बनेगा? उसका यूनिट हो, करंट का यूनिट होगा एम्पियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी जो है इसका जो बनेगा वो हो जाएगा कैंडेला। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कैंडेला होता है। अब अगले यूनिट पे चलते हैं, प्रेशर जो है उसका यूनिट, प्रेशर मतलब दाब, दाब का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। तो याद कर लेंगे जितना भी हम यहां पे आपको बता रहे हैं, ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब हम लोग आगे इंडिविजुअल एंड ग्रुप की बात करने वाले। तो गाय जो होती है ना, सिंगल काउ, काउ के ग्रुप मतलब एक समूह में अगर वो लोग दिखती हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। अगला हम लोग बात करने वाले हैं फ्लावर्स के समूह को। अब ये इससे आप बहुत परिचित हैं। फ्लावर्स का जो समूह होता है ना दैट इज कॉल्ड बुके। आपने देखा होगा ना, कई बार आप लोग बुके प्रेजेंट करते हैं, तो फ्लावर्स का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स आप कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बुके। तो उसको हम लोग बुके कहते हैं जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे ग्रैप्स। ग्रैप्स मतलब हुआ अंगूर। अब अंगूर जो है वो गुच्छों में होता है, तो ग्रैप्स का जो होता है उसको, उसके समूह को हम लोग कहते हैं बंच। क्या कहते हैं? बंच। बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक है ना। तो या फिर आप कहेंगे ग्रैप्स का क्या बनेगा? उसका जो ग्रुप होगा दैट इज कॉल्ड बंच। अगले पे चलते हैं, सिंगर। अब वो सिंगर सुना है ना, सिंगर्स के समूह को कई बार आपने देखा होगा टीवी एड में या कहीं पे भी देखा होगा, कई सारे सिंगर जो है वो कान पे हाथ रख के और गाना गा रहे होते हैं आंख बंद करके, और कांच का जो ग्लास है वो टूट जाता है। तो ऐसे सिंगर के समूह को जो एक साथ गा रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? कोरस कहते हैं। कोरस, कुछ लोग सुनने भी जाते हैं कोरस, तो उसके शौकीन होते हैं। तो सिंगर का जो समूह बनेगा वो क्या बनेगा? कोरस बनेगा। अगले पे चलते हैं, आर्टिस्ट। अब कई सारे आर्टिस्ट, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रूप कहते हैं। उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? अब सिंगर के ग्रुप को कोरस कहते हैं, आर्टिस्ट के ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रूप कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का। अगले पे चलते हैं, फिश। तो फिश के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सोल। सोल, आप जैसा भी उसको प्रोनाउंसिएट करें, तो शिप के समूह को सोल कहते हैं। अगला हम लोग चलते हैं, शीप्स मतलब भेड़ों का जो समूह होता है ना, ग्रुप, अगर वो झुंड में होती हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लॉक कहेंगे। तो ये याद कर लेंगे। इस तरीके से जो भी आपके सामने आएगा क्वेश्चन, उसमें ये बहुत यूजफुल होने वाला है और आप इजीली कर ले जाओगे। अगला देखते हैं, शिप्स।
शिप्स के मतलब जहाजों के समूह, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। तो जहाजों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्लीट। क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं जहाजों के समूह को। नेक्स्ट चलते हैं अगले पे। अगला हमारा है इंडिविजुअल एंड ग्रुप में ही बीज, मधुमक्खियां, उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? स्वाम। क्या कहेंगे? स्वाम कहेंगे उनके समूह को। नेक्स्ट पे चलते हैं और अगला आदमियों के समूह को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आया भी था अभी। तो आदमियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड क्राउड। क्या कहेंगे? क्राउड कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, सोल्जर्स के समूह को, उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड आर्मी। आर्मी इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना। और एक क्वेश्चन जो पूछा था उसमें यहीं से क्वेश्चन उठाया गया था। आगे चलेंगे, नोमैड्स। अब इसका हिंदी खुद से सर्च कर लेना। नोमैड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? होर्डे कहते हैं। क्या कहेंगे? होर्डे। तो नोमैड्स के ग्रुप को वी कॉल्ड होर्डे। नेक्स्ट में चलते हैं लायंस के ग्रुप को। अब लायन होता है ना जंगल का राजा, तो बड़े गर्व से वो आता है, तो उनका जो समूह होता है वो बड़े गर्व से आता है। लायन किंग एक मूवी आई थी, उसमें भी ऐसे ही कुछ दिखाया था। तो लायन के समूह को गर्व, मतलब आप समझ सकते हो प्राइड कहते हैं उसको। लायन के समूह को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड प्राइड। नेक्स्ट पे चलते हैं आंट्स। अब ये देखो, जो चींटियां होती है ना, उनके समूह को क्या कहते हैं? अब आपको पता होगा, जब ऊपर से अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो या जहाज से जा रहे हो, बहुत ऊंचाई से देख रहे हो, तो हम लोग जो हम लोग अगर नीचे देखोगे तो हम लोग बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे, चींटियों के जैसे। तो अब जो आंट्स का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड कॉलोनी। तो बहुत छोटा छोटा दिखता है और वो कॉलोनी कहलाता है। तो आंट्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉलोनी। उनके ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं। अब क्रोज, कौवे कहां पे मर्डराते हैं? कौवे, कई सारे कौवे ग्रुप में कहां पे आते हैं? जहां पे कोई मर्डर मतलब कोई अगर मरा हुआ है या कोई जानवर है, तो इस तरीके से उनके कौवों के समूह को कहते हैं मर्डर। क्या कहते हैं? मर्डर कहते हैं। अगला बहुत इंटरेस्टिंग है, डॉग्स। डॉग्स के समूह को क्या कहते हैं? पैक, है ना। डॉग के समूह को क्या कहते हैं? पैक। आपने देखा होगा मोहल्ले में, गलियों में झुंड में कुत्ते लड़ाई कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द पैक, है ना। तो डॉग के समूह, कुत्तों के समूह को क्या कहते हैं? पैक कहते हैं। अब हम लोग आ गए हैं एनिमल एंड यंग वन। कोई जानवर है, उनके बच्चे को क्या कहते हैं? तो हॉर्स जो होता है ना, घोड़ा, उसके छोटे बच्चे को पोनी कहते हैं। पोनी, हॉर्स की पूंछ होती है ना, तो और उसी से बना है पोनी टेल। तो घोड़े के बच्चे की जो टेल होती है उसी से बना है पोनी टेल, जो लड़कियां बांधती है। तो दैट इज कॉल्ड, हॉर्स के जो छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? पोनी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैट। कैट के छोटे बच्चे को किटन कहते हैं। क्या कहते हैं? किटन। किटन कहते हैं उनके छोटे बच्चे को, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से यहां से भी क्वेश्चन बनता है, शीप के छोटे बच्चे को हम लोग कहते क्या है? लैम। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देख लिया है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे, और अगला हमारा है बटरफ्लाई। तितली जो होती है ना, उसके छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? कैटरपिलर। और ये स्टेज होती है, जिन लोगों ने पढ़ाई करी होगी, मतलब वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई और इन सब का प्रॉपर एक स्टेज होता है ना। तो बटरफ्लाई के छोटे यंगर वन को क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहलाता है। अब इंसेक्ट के यंगर वन को क्या कहते हैं? इंसेक्ट जो होता है उसके यंगर वन को हम लोग कहते हैं लार्वा। क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। इंसेक्ट के जो यंगर होते हैं उनको क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। अगला, अब डॉग्स के यंगर वन को, कुत्तों के छोटे बच्चों को तो सबको पता है, पपी जो होता है, पपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पपी कहते हैं। अगला देखो, हैन, मुर्गी जो होती है ना, उसके छोटे बच्चे को हम लोग कहते हैं चिकन। अब ये किसी ने सोचा नहीं होगा, जो मुर्गी होती है ना वो बड़ी होती है, एडल्ट होती है, और जो चिकन होता है उसके छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? यंगर वन, ठीक है ना। यंग वन जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? मुर्गी के यंग वन को कहते हैं चिकन, ठीक। तो आगे से ध्यान रखना। अगला देखो, लायन के छोटे बच्चे को कहते हैं कब। कब क्या कहलाता है? कब। तो लायन का जो छोटा बच्चा होता है वो कब बड़ा होगा और जंगल पे राज करेगा, तो लायन के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कब, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला देखो, डक। जो डक होती है, बतख, उसके छोटे बच्चे को डकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डकलिंग कहते हैं। क्लियर? डक के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? डकलिंग कहते हैं। अगले पे चलते हैं। आप देखो, मेल एंड फीमेल। स्टैग जो होता है उसके फीमेल को हम लोग कहते हैं डोए। स्टैग के फीमेल को हम लोग क्या कहते हैं? डोए कहते हैं। लायन के फीमेल को लाइनस कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये बहुत यहां से बहुत ज्यादा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये जरूरी है जानना। जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। फिर अगला देख रहे, सॉर्सेरर का जो फीमेल होता है वो सॉर्सेरस होता है। सॉर्सेरस, वो ध्यान रखेंगे। अगला चलेंगे, नेक्स्ट, ड्रोन। ड्रोन उड़ता है, आपने देखा होगा, और उसके छोटे बच्चे को कहते हैं बी। क्या कहते हैं? बी। और बी और ड्रोन दोनों के बारे में आप वाकिफ हैं। अगला देखिए, टाइगर जो होता है ना, उसके फीमेल को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रोन की जो ड्रोन की फीमेल होती है उसे क्या कहते हैं? बी कहते हैं। ड्रोन मेल, फीमेल कौन होती है? बी। अब ऐसे टाइगर जो होता है उसका फीमेल कौन होता है? टाइग्रस, है ना। टाइग्रेस होता है उसका फीमेल टाइगर का।
अब स्टडी एंड टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो ये आ गया है हमारा अगला सेगमेंट यहां पे सामने, सिस्मोलॉजी। अब सिस्मोलॉजी जो होता है उसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड व्हाट? सिस्मोलॉजी। ऐसे ही बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी होती है, ये सबको पता है, आप सभी लोग जानते होंगे। फिर अगला चलते हैं, ओनोमैटोलॉजी। ओनोमैटोलॉजी जो है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? नेम्स की स्टडी करते हैं। किसकी? नाम की। ओनोमैटोलॉजी। तो यहां पे एन आ गया है तो समझना, एम भी आ गया है, तो यहां पे हम किसकी प्रिपरेशन करते हैं? किसकी स्टडी करते हैं? नेम्स की स्टडी करते हैं। अगला देखेंगे, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी में हम लोग स्टडी किसकी करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल, लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स का जो स्टडी होता है दैट इज कॉल्ड एथनोलॉजी। नेक्स्ट पे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ना होगा, है ना। हर्पेटोलॉजी क्या होता है? आप सोच के बताओ जल्दी से। हर्पेटोलॉजी इज व्हाट? एम्फीबियंस की स्टडी। एम्फीबियंस जो होते हैं उनकी स्टडी को हर्पेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पे एक काम मैं चाहता तो इसका हिंदी ट्रांसलेट कर लेता, पर रीजन है अगर आप इसको हिंदी ट्रांसलेट नहीं करोगे, मतलब खुद से करोगे, तो इसके बारे में और डिटेल आपको वहां पे मिलेगी। तो वो पढ़ना अगर आप चाहते हो कि ये जो चीजें हमने आपको प्रोवाइड करी है इसको और डिटेल में, तो उसको जरूर सर्च करो और सर्च करके इसके बारे में देखो तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। फिर देखो पैथोलॉजी, ये सबको पता है, हर कोई वाकिफ है पैथोलॉजी, कभी ना कभी आप गए होंगे। यहां पे क्या करते हैं? डिजीज की स्टडी करी जाती है पैथोलॉजी में, है ना। अब अगला, तो पैथोलॉजी में किसकी स्टडी करी जाती है? डिजीज की स्टडी करी जाती है। तो ये बेसिकली जो हमारा एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी बनता है वो सारा का सारा ऑलमोस्ट कवर हो गया। लेकिन इसका चूंकि पहले से मैं बोल चुका हूं बहुत वास्ट एरिया है, इसमें ज्यादा कुछ आप मतलब ये नहीं कह सकते कि यही आएगा, बहुत सारी चीजें आपको देखनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे जहां पे हम लोग एनालॉजी के कुछ और टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे। तो अभी तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। फिर से मिलते हैं आपको अगले सेशन में।